बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन इस केस को। ये केस जो है वो हमने पहले जो केस जो डिस्कस किया था मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये केस उसी से रिलेटेड है। मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस में जो जजमेंट फेडरल कोर्ट की आई और जिसमें कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चूँकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है या जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसमें जो रिट ऑफ मैंडेमस और रिट ऑफ जो दूसरी जो रिट थी उसमें रिट ऑफ मैंडेमस एंड रिट ऑफ क्वो वारंटो, इसको चूँकि गवर्नर जनरल की असेंट हासिल नहीं है इस सेक्शन जिस सेक्शन के तहत ये रिट्स प्रोवाइड की जा रही हैं, लिहाजा कोर्ट्स जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट जो है दैट वाज नॉट ए कम्पिटेंट फोरम टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डिसीजन अगेंस्ट द ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वेयर बाई ही डिज़ोल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एट दैट टाइम। तो जब उन्होंने ये कहा कि जी ये रिट्स जो हैं ये अलाउ ही नहीं कर सकते, आपकी ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं दी इस सेक्शन को, इस प्रोविज़न को जिसके ज़रिए ये रिट्स प्रोवाइड की गई हैं, लिहाजा कोर्ट्स की कोई अथॉरिटी नहीं है। और हर लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि वो गवर्नर जनरल की असेंट उसके लिए ली जाए। जब तक उस लॉ के लिए गवर्नर जनरल की असेंट नहीं ली जाती वो एक इफ़ेक्टिव लॉ नहीं है, वो एक ऑपरेटिव लॉ नहीं है। तो इसके नतीजे में फिर इसका नतीजा ये निकला कि 46 जो एक्ट्स थे जो कि पास किए थे उस वक्त तक 7 सालों में 1947 से लेके 1955 तक, इन 7-8 सालों में वो सब इनवैलिड हो गए और एक क्योस की सिचुएशन जो है वो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई और एक जो है वो वैक्यूम लीगल वैक्यूम जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम जो है वो स्टेट में क्रिएट हो गया इन 46 लॉज के जो है वो इनइफेक्टिव और इनऑपरेटिव होने की वजह से। इस गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नर जनरल साहब ने फिर 1955 में एमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 9 ऑफ 1955 वो प्रमलगेट किया और उसके तहत उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की कंट्री में और उस एमरजेंसी कंडीशंस में उन्होंने एमरजेंसी पावर्स जो हैं वो रिटेन की। उनमें से सबसे पहली तो ये थी टू मेक प्रोविजंस फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग को फैसिलिटेट करेंगे, उसके लिए सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तो अब डिज़ोल्व हो चुकी थी। नंबर 2 ये कि टू मेक प्रोविजंस टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोविंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान का एक जो है वो प्रोविंस जो है वो पूरे वेस्ट पाकिस्तान का वो क्रिएट किया जाएगा। वैलिडेट लॉज, वो जो लॉज जिनकी हमने बात की 46 एक्ट्स, उनको वैलिडेट करने के लिए जो है वो अरेंजमेंट्स करने का इख्तियार भी जो है वो गवर्नर जनरल साहब को मिल गया। सेंट्रल बजट को पास करवाने का इख्तियार गवर्नर जनरल के पास आ गया और इसी तरह से इस एमरजेंसी पावर्स ऑर्डिनेंस 9 ऑफ 55 के तहत गवर्नर जनरल साहब को ये इख्तियार भी मिल गया कि वो ईस्ट बंगाल का नाम चेंज करके ईस्ट पाकिस्तान रख सकते हैं। अब इस सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चूँकि फ़ेल हो चुकी थी और ये जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है गवर्नर जनरल ने वो फेडरल कोर्ट में चैलेंज हुआ और जिसमें कि फुल बेंच ऑफ फेडरल कोर्ट ने इसकी हेयरिंग की और इसको प्रिजाइड किया चीफ जस्टिस मुनीर साहब ने और अप्रैल 13 को उन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशनल केस में एक लीडिंग जजमेंट जो है वो यूसुफ पटेल वर्सेस द क्राउन, उसमें उन्होंने प्रमलगेट की और जिसके तहत उन्होंने कहा कि जी
power to make provisions to the constitution of the country could not be exercised by the Governor General by means of an ordinance. The court therefore held that Section 2 of the ordinance promulgated by the Governor General on 27th March 1955, Ordinance number 9 of 55, as ultra vires. It was made clear by this latest judgment of the Federal Court the powers to make any provision to the constitution of the country was not conferred by law on anybody. तो कोर्ट ने जो है वो गवर्नर जनरल साहब ने जो एमरजेंसी ऑर्डिनेंस 9 ऑफ 55 प्रोमलगेट किया था उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। इस बात की बुनियाद पे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो काम है that is not conferred on any single person or any individual. Instead, this is the ambit, this is the authority, this is the jurisdiction of the Constituent Assembly. Constituent Assembly, this is the only forum, this is the only competent forum which can frame the constitution for Pakistan. No single person, any individual including the Governor General is authorized in this regard. तो ये एक जजमेंट यूसुफ पटेल केस में फेडरल कोर्ट की जो है वो एक दूसरी जजमेंट आई और इस जजमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ब्रेक डाउन था उसको हमारा जो है वो मज़ीद सवीयर कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी की कंडीशंस पैदा हो गई। इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तो ये था कि वो जो ऑर्डिनेंस था 1955 का जिसको गवर्नर जनरल साहब ने प्रमोलगेट किया था उसमें उसके शेड्यूल नंबर 2 के कॉलम 1 में उन्होंने उन तमाम कवानीन को वो जो 46 कवानीन थे उनको आउटलाइन कर दिया कि जी ये जो कवानीन हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ हैं इसके अंदर ही जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1948 भी शामिल था और उसके बराबर में कॉलम 2 में उन्होंने इनकी डेट्स मेंशन कर दी और उन्होंने कहा कि जी ये इन कवानीन को चूँकि पहले गवर्नर जनरल की असेंट नहीं मिली थी जो कि अब जो है वो इस एमरजेंसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो दी जा रही है और जो डेट्स इनके सामने रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड हैं उन डेट्स से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ हैं ये ऑपरेटिव होंगे, इफ़ेक्टिव होंगे। और इसी तरह से उन्होंने अपना जो एमरजेंसी ऑर्डिनेंस था 9 ऑफ 55 उसके सेक्शन 10 में और उसके प्रीएम्बल में भी उन्होंने मेंशन किया कि गवर्नर जनरल जो है वो ऑथराइज्ड होगा टू मेक ऑर्डर टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री और इसके लिए तमाम जो फिजिबिलिटीज़ हैं और जो अरेंजमेंट्स हैं वो अरेंज करेगा इसको एक्सपेडाइट करने के लिए और इस मकसद के लिए। इसके साथ साथ जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो सेक्शन 9 था उसके तहत अगर आपको याद हो हमने पहले डिस्कस किया था कि गवर्नर जनरल को ये अथॉरिटी थी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ में पाकिस्तान और इंडिया एज़ वेल वो अपने अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक उसको अडेप्ट करें उसको इन्फोर्स करवाएं और जहाँ जहाँ उनको अपने चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हवाले से अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है एडिशन डिलीशंस की ज़रूरत है वो उस तरह से उसको करके उसको अपने अपने कंट्रीज़ में जो है वो इन्फोर्स करवाएं और इस हवाले से गवर्नर जनरल ने जो है वो फैसिलिटेट करना था तमाम सिस्टम को। ये अथॉरिटी जो है वो ग्रांट की गई थी टिल 31st of March 1948 which by the Indian Independence Act 1948 the Constituent Assembly had extended the period for the exercise of this power by 1 year till 31st March 1949। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत तो ये अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत तो ये अथॉरिटी 31 मार्च 1948 तक थी लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस अथॉरिटी की एक्सरसाइज करने का पीरियड जो है वो मज़ीद 1 साल एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके इसकी डेडलाइन कर दी 31 मार्च 1949 में।
अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने जो प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे वो उनको ऑथराइज़ कर सकते थे कि आप अपने प्रोविंसेस के लिए जो है वो लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें और उस हवाले से प्रोसीड करें। तो इस हवाले से जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया और उन्होंने गवर्नर जो सिंध थे उनको ऑथराइज़ किया कि वो अपने प्रोविंस के लिए कानून साजी करें। गवर्नर सिंध ने उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए कानून साजी की और ये जो कानून साजी थी, द गवर्नर जनरल कुड इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑथराइजिंग द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस टू मेक लॉज फॉर दैट प्रोविंस। द पावर्स अंडर सेक्शन 92A हैड बीन एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर जनरल। तो ये 92A बेसिकली ये एडिशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है, जिसके तहत गवर्नर जनरल साहब जो थे वो किसी भी प्रोविंस के गवर्नर को ऑथराइज़ कर सकते थे, जिसकी हमने बात की कानून साजी के लिए। तो इसको जब उन्होंने एक्सरसाइज किया तो सिंध के गवर्नर ने एक लॉ जो है वो प्रोमलगेट किया जिसको कहते हैं सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1952। अब ये लॉ जो है वो 1952 में प्रोमलगेट हुआ। इसके तहत एक शख्स जिसका नाम यूसुफ पटेल था वो कन्विक्ट हुआ। जब वो कन्विक्ट हुआ तो उसने इस लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज किया। असर्शन उसकी ये थी यूसुफ पटेल की कि चूँकि ये जो कानून है ये गवर्नर सिंध ने अंडर द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 92A, उसके तहत ये फ्रेम किया गया है। गवर्नर जनरल ने ऑथराइज़ किया था 92A के तहत और तब ये कानून साजी हुई। तो चूँकि 92A को ही उसने चैलेंज किया, 92A को, उसने कहा कि जी दैट इज़ एन इनवैलिड लॉ। वाई? बिकॉज इट हैज़ंट गॉट असेंट फ्राम दी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है वो गवर्नर जनरल की असेंट नहीं मिली थी और इसको जो है वो सब्सिक्वेंटली एक एमरजेंसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो इसको इन्फोर्स करवाने की कोशिश हो रही है। ओरिजिनली ये जो इंजर्शन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इसकी जो है वो वैलिडिटी को उसने क्वेश्चन किया। उसका कहना ये था कि ये पर्सन हु हैड बीन डिक्लेयर्ड टू बी ए गुंडा under the Sindh Control of Gundas Act challenged the act as invalid because the governor's authority for that act was a proclamation by the Governor General under section 92 of the Government of India Act 1935, that the section was invalid because it was added to the Government of India Act after 31st March 1948, and that the extension by the Indian Independence Act 1948 for the date of making orders under section 9 of the Indian Independence Act from 31st March 1948 to 31st March 1949 was itself invalid because the Amendment Act had not received the Governor General's assent। तो उसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने जो इसकी जो है वो एक्सटेंशन की, वो अथॉरिटी गवर्नर जनरल को तो बेसिकली 1 साल के लिए दी गई थी ना, आपको याद होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दी गई थी कि 1 साल तक 31 मार्च 1948 तक आप जो है वो इसको अडेप्ट करके चेंज करके इन्फोर्स करवाएँ। और उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने उस पीरियड को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था। तो यहाँ यूसुफ पटेल का ये केस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का वो जो एक्ट जिसके ज़रिए उन्होंने गवर्नर जनरल की अथॉरिटी को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के उस एक्ट को असेंट नहीं मिली थी उस वक़्त गवर्नर जनरल की। और चूँकि उस वक़्त गवर्नर जनरल की असेंट नहीं थी इस कानून के लिए, इस एक्सटेंशन के लिए, लिहाजा ये अब जो इसकी एक्सरसाइज है और इसकी प्रोक्लेमेशन जो है इस सिंध कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1952 की, ये एक इनवैलिड एक्ट है, इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो इसमें फिर जो है वो फेडरल कोर्ट जो है उसका जो डिसीजन जो आया वो, जिसको कि हमने पहले भी डिस्कस किया, उन्होंने यूसुफ पटेल के हक़ में फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि जी
जो गवर्नर जनरल ने जो एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो ऑर्डर दिया है दैट इज़ इनवैलिड, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग की जो बात है वो दैट इज़ अल्ट्रा वायर्स एंड अगेंस्ट द अथॉरिटी द jurisdiction of the Governor General of Pakistan, and this authority, the constitution framing, rests only with the Constituent Assembly. No other person, no other authority, no other individual can intervene in that. तो इसमें उनकी जजमेंट को मैं रीड आउट कर रहा हूँ. द फेडरल कोर्ट रिलाइंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन खान's केस and Chief Justice Munir being the author judge held that the power of the Governor General to promulgate ordinances did not go beyond the federal legislature's power to make laws, that since the Indian Independence Amendment Act 1948 being a constitutional provision beyond the federal legislature's power to enact had not received the Governor General's assent, it was invalid, and that because the Governor General's subsequent attempt to validate it by the emergency powers ordinance would itself amount to constitutional legislation. The attempted legislation was void for the reason that such legislation could only be passed by the Constituent Assembly. The decision of the federal court presented the country with a constitutional crisis of greater magnitude than when the Governor General had dissolved the Constituent Assembly. The Central Law Minister H.S. Soharwardy frankly stated the position when something on the decision of the federal court. While commenting, he said the country is faced with a grave situation. तो अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि अब जो गवर्नर जनरल ने जो एमरजेंसी प्रोक्लेम की उसको फेडरल कोर्ट ने वैसे नल एंड वाइड करार दे दिया, अल्ट्रा वायर्स कर दिया. 47 जो लॉज थे जो कि बनाए गए थे, जो कानून साजी की गई थी कंट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, रनिंग के लिए, वो इनवैलिडेट हो गए कोर्ट की डिसीजंस की वजह से. अब ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ग्राउंड पे कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, कोई लेजिस्लेचर, कोई पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी जिसमें ला के उन कवानीन को जो है वो पास करवाया जाता. क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ने असम्बली को डिज़ोल्व करके सिर्फ एक काबीना बनाई 6-7 रुकनी, और उसके साथ वो गवर्नमेंट चला रहे थे. इसके अलावा ये भी हुआ कि जो तमाम जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी फंक्शनिंग जो है वो भी इनवैलिडेट हो गई, और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो था वो हमारा कोलैप्स कर गया. द कोर्ट्स वर फ्लडेड विद द लिटिगेशन, मल्टीपल litigations were coming to the court, specifically constitutional, whereby the people's, individuals and legal entities' rights and obligations were being infringed due to these changing circumstances, constitutional circumstances. तो ये एक सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई. तो ये था जी यूसुफ पटेल केस. थैंक यू वेरी मच.